विपक्षी गठबंधन में एक अनार 100 बीमार। पटना से कोलकाता तक बैठे हैं नीतीश कुमार, ममता बनर्जी से लेकर राहुल गांधी तक सब के सब पीएम कैंडिडेट की लाइन में हैं। सबकी एक ही सोच है कि दूसरे का खेल बिगड़ेगा तो उनका नंबर लग जाएगा। लेकिन विपक्षी गठबंधन का पीएम कैंडिडेट को लेकर कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने ऐसी टिप्पणी कर डाली जो इन तीन बेकरार नेताओं की उम्मीदों पर पानी फेरने के लिए काफी है। शशि थरूर ने कहा कि अगर 2024 में विपक्षी गठबंधन की सरकार आई तो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम उम्मीदवार बना सकती है। उन्होंने कहा कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन एनडीए को करारी शिकस्त दे सकता है। अगर ऐसा होता है कि कांग्रेस पार्टी से या तो राहुल गांधी या फिर खड़गे प्रधानमंत्री की रेस में शामिल हो सकते हैं। सीडब्ल्यूसी के सदस्य थरूर ने आगे कहा कि अगर खड़गे के नाम पर सहमति बनती है तो वो भारत के पहले दलित प्रधानमंत्री होंगे। थरूर ने कहा कि अगले साल के चुनाव में विपक्षी गठबंधन की वजह से हैरानी भरे नतीजे देखने को मिल सकते हैं। शशि थरूर केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित टेक्नो पार्क में अमेरिका में मौजूद और सिलिकॉन वैली के D2C डायरेक्ट टू कंज्यूमर मार्केट प्लेस वे.com के प्रोफेशनल्स के साथ बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अभी हमें इंतजार करने और देखने की जरूरत है। हालांकि शशि थरूर के पीएम पद के लिए किए गए इशारे के बाद अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या विपक्षी गठबंधन में शामिल नेताओं की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आ रही है या नहीं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए विपक्षी दलों ने गठबंधन तो बना लिया है, लेकिन चेहरा अभी तक फाइनल नहीं किया गया। विपक्षी गठबंधन का नेता कौन होगा, इस सवाल पर खुद गठबंधन के करीब करीब सभी नेता चुप्पी साधे हुए हैं। एक तरफ नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने का ख्वाब देख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ इसी गठबंधन के नेता इसका विरोध कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ शब्दों में कहा कि वो इसके खिलाफ हैं। विपक्षी गठबंधन के चुनाव के पहले ही बिखरने का संकट मंडरा रहा है। सीट शेयरिंग को लेकर कंफ्यूजन है, पीएम उम्मीदवार को लेकर कंफ्यूजन है। इस गठबंधन के कई नेता एक दूसरे के खिलाफ हैं, कई चीजों को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। ऐसे में ये लग रहा है कि विपक्षी गठबंधन जिस अंदाज में बीजेपी को हराने निकली थी, कहीं उस पर पानी न फिर जाए। गठबंधन की 3 बैठकें हो चुकी हैं। इसमें शामिल सभी दलों ने 2014 में बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए एकजुट होकर चुनाव लड़ने और सीटों के बंटवारे पर सहमति जताई थी, लेकिन अभी तक कुछ भी साफ नहीं है। सवाल यही कि गठबंधन का प्रधानमंत्री चेहरा कौन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। घपले घोटालों में फंसकर आम आदमी पार्टी के कई नेता जेल की हवा खा रहे हैं। नौबत आम आदमी पार्टी के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने तक आ पहुंची है। ईडी और सीबीआई इसकी तैयारी कर रही है और किसी भी वक्त केजरीवाल की पार्टी के खिलाफ मामला दर्ज हो सकता है। इसी वजह से चारों तरफ से घिरे केजरीवाल अब अपनी गलतियों को दुरुस्त करने में जुट गए हैं। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में 10,000 से अधिक सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स नियुक्त किए थे, जिन पर सरकार 400 करोड़ हर साल खर्च करती थी। अब केजरीवाल को लगा कि ये सारी नियुक्तियां गलत तरीके से की गई हैं। हालांकि जब ये नियुक्तियां की गई थी तब विपक्ष ने इसको लेकर सवाल उठाए थे, लेकिन तब दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा गया था कि विपक्ष दिल्ली का विकास रोकना चाहती है। लेकिन अब एलजी कदम उठाते उसके पहले ही केजरीवाल ने इन सबको बर्खास्त करने की तैयारी कर ली। वेतन के लिए इन दिनों सड़क पर आंदोलन कर रहे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स यानी सीडीवी को बड़ा झटका लग सकता है। 10,000 से अधिक इन सीडीवी को इस महीने के अंत में बर्खास्त किया जा सकता है। सीडीवी की नियुक्तियों पर विरोधी राजनीतिक दल लगातार दिल्ली सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं। अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद ही नियुक्ति प्रक्रिया की खामियों को देखते हुए इन्हें बर्खास्त किए जाने की सिफारिश की है। इसके साथ ही इन वॉलंटियर्स को अप्रैल से वेतन न मिलने पर निराशा जताते हुए वेतन में देरी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कड़े एक्शन की सिफारिश की है। हालांकि दिल्ली सरकार ने इस तरह की सिफारिश से इनकार किया है। इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सब रजिस्ट्रार ऑफिस से लेकर डीटीसी बसों में मार्शल और रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ जैसे अभियान शामिल हैं। 10,700 में से 8,500 सीडीवी को ट्रांसपोर्ट विभाग के जरिए बसों में मार्शल के रूप में तैनात किया गया था। सीडीवी के वेतन पर सालाना 400 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा था। इनमें से 280 करोड़ रुपए का भुगतान बस मार्शल्स के वेतन पर हो रहा था। मुख्यमंत्री ने अपनी सिफारिश में कहा कि सीडीवी के मामले में सही कानूनी स्थिति का पता लगाया जाए, तब तक सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को अक्टूबर के अंत में बर्खास्त किया जा सकता है। हालांकि इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि ये वॉलंटियर्स गरीब परिवारों से आते हैं,
और इन्हें पैसों की जरूरत है, इसलिए ये लोग अस्थायी नौकरी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन वॉलंटियर्स का वेतन रोकने वाले अफसरों के खिलाफ भी कड़ा एक्शन लेने की सिफारिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। शराब घोटाला मामले की आंच में अब पूरी आम आदमी पार्टी तपने लगी है। वजह ये कि ईडी और सीबीआई इस मामले में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने की तैयारी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में ईडी के वकील के इस ऐलान के बाद से ही सियासी फुलझड़ियां छूटने लगी हैं और अरविंद केजरीवाल के पसीने भी छूटने लगे हैं। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो अब तक कहते रहे कि मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और उनकी पार्टी के नेताओं के खिलाफ इतने छापे मारे गए लेकिन मिला एक चवन्नी भी नहीं, इसलिए सारा मामला ही फर्जी है। लेकिन केजरीवाल के इस बयान का एक दूसरा पहलू भी है। घोटाले में मिली सारी रकम आम आदमी पार्टी तक गई और उसने चुनावों में उसे जमकर खर्च किया। शराब घोटाला मामले में ईडी को कई ऐसे सबूत मिले हैं जिससे साफ है कि शराब घोटाले में मिली रिश्वत की रकम का इस्तेमाल पंजाब और गोवा के विधानसभा चुनाव के प्रचार में खर्च किया गया। यही वजह है कि ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाकर जांच किए जाने पर विचार किया जा रहा है। ईडी के इस रुख के बाद अब केजरीवाल की पार्टी पर इसके संभावित असर की चर्चा शुरू हो गई है। जानकारों का कहना है कि दल के रूप में आरोपी बनाए जाने से पार्टी संगठन और इसके नेतृत्व पर सीधा और बड़ा असर होगा। ईडी आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए की धारा 70 लगाने पर विचार कर रही है, जो कंपनीज और संगठनों से संबंधित हैं। साथ ही यदि जरूरी हुआ तो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं मनीष सिसोदिया और पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बिना कोई अलग मामला दर्ज किए पार्टी को आरोपी बनाया जा सकता है। यदि एजेंसीज अपनी योजना पर अमल करती हैं तो ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किसी राजनीतिक दल की जांच का पहला मामला हो सकता है। इससे आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। एक कठिन संभावना सिर्फ इसलिए नहीं कि पीएमएलए जांच के परिणाम के आधार पर जहां संपत्तियों की कुर्की का प्रावधान करता है, इसमें प्रथम दृष्टया पैसा पाया जाना और अपराध की आय स्थापित होना शामिल है। जानकारों का कहना है कि इससे इस पार्टी को चौतरफा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। पीएमएलए के सख्त प्रावधानों के तहत प्रथम दृष्टया अपराध की प्रक्रिया से संबंधित मनी ट्रेल मिलने पर आम आदमी पार्टी की संपत्तियों को जब्त किया जा सकता है। इसके अलावा चुनाव आयोग भी एक्शन ले सकता है और बात पार्टी की मान्यता रद्द होने तक पहुंच सकती है। चुनाव आयोग के पूर्व लीगल एडवाइजर एसके मेंदिरत्ता ने कहा कि मौजूदा कानून और नियमों में भले ही करप्शन के आधार पर पार्टी की मान्यता रद्द करने का प्रावधान न हो, लेकिन संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को विवेक के आधार पर इस्तेमाल करने के लिए कई शक्तियां देता है, जिसमें भ्रष्टाचारियों के लिए पार्टी की मान्यता रद्द करना भी शामिल है। पिछले साल चुनाव आयोग ने वेरिफिकेशन के बाद 86 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को सूची से हटा दिया। संविधान के अनुच्छेद 324 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 की धारा 29 का इस्तेमाल करते हुए इसकी मान्यता रद्द की गई। चुनाव कानून के एक विशेषज्ञ ने कहा कि जैसे किसी विधायक और सांसद की सदस्यता के दोष साबित होने पर उस पर कार्रवाई होती है, उसी तरह पार्टी की मान्यता भी दोषी साबित होने पर हटाई जा सकती है। हालांकि जिस तरह उम्मीदवारों को अखबार, टीवी पर विज्ञापन देकर अपने खिलाफ चल रहे केसेस की जानकारी सार्वजनिक करनी होती है, उसी तरह चुनाव आयोग राजनीतिक दलों के लिए नियम बनाने पर भी विचार कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। जैसे ही शशि थरूर ने पीएम फेस की चर्चा की, नीतीश कुमार तुरंत एक्शन में आ गए। खुद को देश का सबसे बड़ा वोट कैचर मानकर चल रहे नीतीश कुमार को थरूर की बातें फूटी आंख भी पसंद नहीं आई, इसलिए तुरंत अशोक चौधरी से लेकर केसी त्यागी तक अपने अपने हिसाब से बयान देने लगे और लगे हाथ शशि थरूर को ऐसे बयानों से बचने की हिदायत दे डाली। असल में थरूर ने कहा था कि विपक्षी गठबंधन में राहुल गांधी या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे पीएम पद का चेहरा हो सकते हैं। जदयू नेता और मंत्री अशोक चौधरी और जदयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने साफ तौर पर कहा कि अभी से इस तरह के बयान देना गठबंधन के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। शशि थरूर के बयान पर जेडीयू के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि जब गठबंधन ने तय किया है कि ऐसे बयानों से बचना है तो इससे इंडिया अलायंस के भीतर भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। अशोक चौधरी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस को लगता है कि अकेले उनकी सरकार बन जाएगी तो वे किसी को भी प्रधानमंत्री बना सकते हैं, लेकिन चुनाव परिणाम से पहले ऐसी बयानबाजियों से गठबंधन पर अच्छा असर नहीं पड़ता है। अशोक चौधरी ने कहा कि हम लोग भी जानते हैं कि सीएम नीतीश कुमार ने बहुत बढ़िया काम किया। पार्टी के लोग भी सीएम नीतीश को पीएम कैंडिडेट बनाने की मांग करते हैं, लेकिन उन्होंने स्वयं कई बार इस बात से इनकार किया। साफ है कि विपक्षी गठबंधन के नेताओं को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए।
अगर ऐसे बयान आते रहेंगे तो अलायंस के भीतर ही असहज स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जो आगामी रणनीति के लिए सही नहीं रहेगा। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने भी शशि थरूर के बयान को अखबारों की सुर्खियों में बने रहने के लिए दिया गया बयान करार दिया। उन्होंने कहा कि शशि थरूर इस तरह के बयान देने के आदी हैं, न ये CWC का फैसला है। इस तरह के बयान से गठबंधन का जायका खराब होता है। उनकी सबसे ज्यादा मांग है, लेकिन उनको प्रधानमंत्री पद के लिए जेडीयू ने कोई प्रस्ताव नहीं दिया। केसी त्यागी ने कहा कि गठबंधन ने तय किया है कि कोई चेहरा नहीं होगा, क्योंकि सबको अपने चेहरे पर नाज है। जातीय गणना के बाद ऊंचे पैमाने पर देश भर के सामाजिक राजनीतिक संगठनों की तरफ से नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट बनाए जाने की मांग उठी है। हम पहले से कह रहे हैं और अभी भी कह रहे हैं, लेकिन बात बढ़ाना नहीं चाह रहे। नीतीश कुमार देश में इस समय सबसे बड़े वोट कैचर हैं। विपक्षी गठबंधन के भीतर इस रेस में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी सरीखे नेता भी शामिल हैं। लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य और तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने साफ कर दिया कि पीएम पद का उम्मीदवार कौन हो सकता है। ऐसे में गठबंधन में अब इस बात को लेकर राजनीति तेज हो सकती है। कांग्रेस पार्टी के नेता शशि थरूर ने कहा, उन्हें लगता है कि अगर गठबंधन को 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत मिलती है तो कांग्रेस अपने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे या पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में नामित कर सकती है। थरूर ने कहा कि अगले साल के चुनाव में विपक्षी गठबंधन की वजह से हैरानी भरे नतीजे देखने को मिल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आते ही पटाखे फूटने लगे। कई तो इस्तीफा देकर इधर उधर निकल गए और जो फंस गए वो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के पीछे पड़ गए। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस के दो बड़े गुटों के बीच खींचतान शुरू हो गई। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ दोनों के बीच तलवारें खिंच गईं। बात इतनी बढ़ गई कि पार्टी का वचन पत्र जारी करने के मौके पर जब दोनों नेता एक साथ मंच पर आए तो हंसते हंसते एक दूसरे पर तीर चलाए। लेकिन इसके बाद कमलनाथ का एक वीडियो तेजी से वायरल होने लगा। हंगामा तब शुरू हुआ जब बीजेपी ने भी अपने एक्स हैंडल पर इसे जारी कर दिया। इस वीडियो में कमलनाथ ये कहते दिखे, जाओ जाकर दिग्विजय सिंह और राज्यवर्धन सिंह के कपड़े फाड़ो, मेरे पीछे क्यों पड़े हो। हालांकि इससे पहले ही वीडियो कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया जा रहा था, लेकिन बीजेपी के हैंडल से शेयर होने के बाद इस पर चर्चा और तेज हो गई। लेकिन कुछ देर बाद जब वचन पत्र जारी करने से पहले मंच पर दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर टीका टिप्पणी की खेमेबाजी खुलकर सामने आ गई। असल में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की पहली लिस्ट आने के बाद पार्टी को कुछ सीटों पर विरोध और बगावत का सामना करना पड़ रहा है। शिवपुरी सीट से कांग्रेस ने केपी सिंह को उम्मीदवार बनाया, जबकि भाजपा के कोलारास सीट से विधायक रह चुके वीरेंद्र सिंह रघुवंशी शिवपुरी से टिकट चाहते थे। कांग्रेस से टिकट की उम्मीद में ही वे बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे और कांग्रेस ने उन्हें गच्चा दे दिया। जब लिस्ट आई तो रघुवंशी को जोरदार झटका लगा। इसके बाद रघुवंशी के समर्थक नाराजगी जताने के लिए भोपाल पहुंच गए और कमलनाथ से मुलाकात की। बताया जाता है कि इस दौरान कमलनाथ ने उनसे कहा, जाकर दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह के कपड़े फाड़ो। बताया जाता है कि रघुवंशी को कांग्रेस में लाने के लिए दिग्विजय सिंह की भूमिका थी और ग्वालियर चंबल से टिकट बंटवारे में भी उनकी चली है। मतलब ये कि रघुवंशी को दिग्विजय सिंह ने ही गोली दी। अब रघुवंशी कांग्रेस के रहे न बीजेपी के। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दीपक हिरानंदानी से कैश और विदेशी गिफ्ट्स लेकर ऐश करने वाली टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा कायदे से फंस गई हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कथित कैश फॉर क्वेरी घोटाला मामले में टीएमसी की लोकसभा सदस्य महुआ मोइत्रा के खिलाफ भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा दर्ज शिकायत को आचार समिति को भेज दिया है। ये कदम भाजपा सांसद दुबे द्वारा केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर को पत्र लिखने के बाद आया। दुबे को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर मोइत्रा पर संसद में सवाल पूछने के लिए एक उद्योगपति से रिश्वत लेने के आरोप लगाए गए थे। महुआ ने आरोपों को आधारहीन बताया और बिरला से आग्रह किया कि उनके खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए समिति गठित कर लोकसभा की आचार समिति के अध्यक्ष भाजपा सांसद विनोद कुमार सोनकर हैं। दुबे ने बिरला को लिखे पत्र में विशेषाधिकार की गंभीर उल्लंघन, सदन की अवमानना और भारतीय दंड संहिता की धारा 120A के तहत एक अपराध में संसद सदस्य महुआ मोइत्रा की सीधी संलिप्तता का आरोप लगाया है। दुबे ने एक वकील जय अनंत सहदराई से मिले एक पत्र का हवाला देते हुए कहा था कि वकील ने तृणमूल कांग्रेस नेता और एक व्यवसायी के बीच रिश्वत के लेन देन के अकाट्य सबूत साझा किए हैं। भाजपा सांसद ने आरोप लगाया कि हाल तक लोकसभा में उनके द्वारा पूछे गए 61 में से 50 प्रश्न अडानी समूह पर केंद्रित थे, जिस पर तृणमूल सांसद ने अक्सर कदाचार का आरोप लगाया। मोइत्रा ने सीधे तौर पर दुबे का नाम लिए बिना उन पर पलटवार करने के लिए एक्स पर कई संदेश पोस्ट किए थे और अडानी समूह पर ताजा हमला बोला था। उन्होंने कहा कि फर्जी डिग्री वाला और भाजपा के अन्य दिग्गजों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन के कई मामले लंबित हैं।
लोकसभा अध्यक्ष द्वारा उनके निपटारे के तुरंत बाद मेरे खिलाफ किसी भी प्रस्ताव का स्वागत है। निशिकांत दुबे के पत्र के बाद महुआ मोइत्रा के लैविश लाइफस्टाइल और शशि थरूर के साथ जाम टकराते हुए कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर आईं। महुआ मोइत्रा के खिलाफ आरोपों का पुलिंदा थमाने वो वकील जय अनंत सहद्राई ने एक बताया कि महुआ मोइत्रा ने सवाल पूछने की एवज में दीपक हीरानंदानी से क्या किस ब्रांड का लिया और कैश लिया तो सिर्फ इंडियन करेंसी या फिर पाउंड में लिया। उन्होंने ये भी बताया कि महुआ डॉलर में रिश्वत की रकम नहीं लेती हैं। वकील जयअनंत के इस आरोपों का महुआ मोइत्रा की तरफ से पूरी तरह से खुलकर विरोध नहीं किया गया। विपक्षी दलों में से सिर्फ संजय राउत अब तक महुआ के समर्थन में सामने आए हैं। कांग्रेस और केजरीवाल की पार्टी इस मामले पर फिलहाल खामोश है। मतलब कि विपक्षी गठबंधन फिलहाल महुआ का साथ देने के मूड में नहीं है, वे अभी वेट एंड वॉच की हालत में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में फरवरी के अंत से ही जेल में बंद आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया किसी जमाने में केजरीवाल की एनजीओ कबीर में नौकरी किया करते थे। केजरीवाल का सिसोदिया पर भरोसा इतना जमा कि जब अन्ना को गच्चा देकर पार्टी बनाई और सत्ता हासिल की तो सिसोदिया को नंबर 2 बना दिया। दिल्ली शराब घोटाला के हर राज सिसोदिया के पास हैं, लेकिन घोटाले को अंजाम देने के बाद से सिसोदिया ने जमकर सबूतों को मिटाया। अपना आखिरी मोबाइल फोन उस दिन बदला जिस दिन सीबीआई ने मामले में एफआईआर दर्ज की। कुल 144 मोबाइल फोन्स तोड़कर फेंक डाले गए और सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी पर सुनवाई के दौरान खुद को पाक साफ साबित करने की भरपूर कोशिश की। ईडी ने सिसोदिया को शातिर बताते हुए उसके जमानत का विरोध किया और आशंका जताई कि ये सबूतों को नष्ट कर सकता है, जैसे पहले किया है। जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। हालांकि कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। मनीष सिसोदिया की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सिसोदिया की ओर से कई दलीलें रखी और अपने मुवक्किल को निर्दोष बताते हुए जमानत की मांग की। जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की बेंच ने सिसोदिया की ओर से दायर किए गए 2 अलग अलग याचिकाओं पर लंबी सुनवाई की। अलग अलग तारीखों पर ईडी और सीबीआई की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और सिसोदिया के वकील सिंघवी से कई सवाल जवाब किए। कोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। सिंघवी ने कहा कि आबकारी नीति का फैसला संस्थागत था और कई स्तर पर निर्णय लिया गया। सिंघवी ने कहा कि कुछ भी मुझसे प्रत्यक्ष नहीं जुड़ा हुआ है, सभी साक्ष्य दस्तावेजी प्रकृति के हैं। मुझे जेल में रखने की कोई आवश्यकता नहीं, विदेश भागने का कोई खतरा नहीं। विवादित आबकारी नीति की वजह से शराब की कीमतें बढ़ने के ईडी के दावे का जवाब देते हुए सिंघवी ने कहा कि कीमतें बढ़ने का ईडी का बयान गलत है। नीति के बाद ग्राहकों के लिए भी कीमतों में कमी आई। सिंघवी के माध्यम से सिसोदिया ने यह भी कहा कि नीति को पारदर्शी तरीके से तैयार किया गया था और समितियों से सलाह भी ली गई थी और एलजी ने मंजूर किया था। सिंघवी ने कहा कि सिसोदिया ने अधिकारियों पर इंडो स्पिरिट को लाइसेंस देने का दबाव डाला था, लेकिन इसका सबूत नहीं है। फाइल दिखाता है कि उन्होंने नियम के मुताबिक काम करने को कहा। ऐसा कुछ नहीं है कि जो दिखाए कि उन्होंने लाइसेंस देने को कहा। जस्टिस खन्ना ने सिसोदिया से कहा कि ईडी नहीं कह रही कि पैसा आपको मिला, उनका कहना है कि आपने अपराध में मदद की। इस पर सिसोदिया के वकील ने कहा कि मेरे खिलाफ लेन देन का कोई सबूत नहीं है। उनका कहना है कि कंपनी को फायदा हुआ और चूंकि इस नीति को मैंने बनाया, जिसने कंपनी की मदद की, मैं शामिल हूं, ये तो बहुत दूर की कौड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।